हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो अपनी सेल्स बूस्ट करना चाहते हैं। यदि आपका ऑलरेडी मार्केट में 1 साल 2 साल हो चुके हैं, आपके कुछ रेफरेंस क्लाइंट बन चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि आप अपनी सेल्स को थोड़ा बूस्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट टेंडर्स एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए और कंपनी को स्टेबिलिटी देने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर्स के साथ एक अच्छी बात होती है कि ये 3 साल, 5 साल और 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इस तरह के लॉन्ग टर्म जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को काफ़ी स्टेबिलिटी देते हैं और आपको एक रिकरिंग बिजनेस आपको हर साल देते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि जब आप किसी लॉन्ग टर्म कस्टमर्स के साथ को टारगेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट टेंडर्स आपके लिए एक बहुत अच्छी बिजनेस मॉडल हो सकता है। और इसको करने के लिए आज के टाइम में गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए और एमएसएमई के लिए काफ़ी रिबेट देती है और उनके लिए काफ़ी एग्जम्पशंस भी होते हैं। तो उन सब एग्जम्पशंस के बारे में हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। और इसके अलावा आरएफपी को बिड करने के लिए, गवर्नमेंट टेंडर को बिड करने के लिए कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि इनके बिना आप उस टेंडर को सामने होते हुए भी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज होता है जो जनरली यदि आपको बिडिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उनको ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे। तो चलिए आप उन सब चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेंडर टाइप। तो 3 तरह के टेंडर आते हैं मार्केट में। सबसे पहला टेंडर होता है आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो कि एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जहां पे जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो आपसे कमर्शियल्स, साथ ही आप उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस, आपका प्रोजेक्ट प्लान, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। तो आरएफपी एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट और फाइनल डॉक्यूमेंट होता है आपको टेंडर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा एक और टर्म होता है ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है यदि कोई कंपनी अपने वेंडर्स पहले फाइनलाइज करना चाहती है तो ये काफ़ी हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है काफ़ी हाई लेवल होता है और इसमें वो बस ये देखना चाहते हैं किस तरह के वेंडर्स हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो वो एक ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, रिलीज करते हैं जिसको देख के अलग अलग वेंडर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में सबमिट करते हैं। इसमें आइडियली कमर्शियल्स इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कमर्शियल्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी एक वो स्टेज है जहां से प्रोजेक्ट का डिस्कशन अभी स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा होता है आरएफक्यू, सो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ये एक्चुअली वो स्टेज होती है जहां पे जो एंटिटी है, गवर्नमेंट की एंटिटी है, वो आपसे कोटेशन मांग रही है, वो आपके कमर्शियल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आपसे कमर्शियल्स के लिए इन्विटेशन मांग रही है। तो इस तरह से 3 स्टेजेस होते हैं। इसको सिंपल टर्म में समझा जाए तो ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा होता है जिसमें आप हाथ उठा के बताते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन वो होता है जिसमें आप अपना कमर्शियल सबमिट करते हैं, जब आप बताते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट को आपको करने में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। और इसके अलावा होता है आरएफपी, जो कि डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ये भी बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो इस तरह से तीन तरह के डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं टेंडर्स में। तो इन तीनों टाइप के डॉक्यूमेंट को समझ लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको देखना पड़ता है एलिजिबिलिटी। तो जैसे ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठाते हैं तो उसके अंदर एक बहुत ही की पॉइंट होता है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में हर कंपनी के कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी होती है, जैसे कंपनी गवर्नमेंट बिड करने के लिए ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। आपकी कंपनी इंडियन रजिस्टर होनी चाहिए, तो इस तरह से आप अपनी कंपनी का सर्टिफिकेशन दे सकते हैं कि आप इंडियन ओरिजिन कंपनी है। इसके अलावा कंपनी का टर्नओवर क्या है, तो सीए का एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप कि आपकी कंपनी का कितना टर्नओवर है पिछले 2 साल 3 साल में। इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम आती है लोगों को, 2 या 3 चीज़ों पर आती है। सबसे पहले जब आपको क्रेडेंशियल्स मांगे जाते हैं कि आपको सिमिलर प्रोजेक्ट का कितना एक्सपीरियंस है, पहला पॉइंट नंबर 1। तो अक्सर एंटिटीज पूछती हैं को 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 3 कस्टमर, कितने कस्टमर्स के यहाँ पे आपने सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, तो एक ये चैलेंज होता है। दूसरा होता है आपने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया है उनका वैल्यू क्या है। सो आइडियली यदि कोई प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहा है तो कस्टमर उसकी 70% तक की वैल्यू का, जैसे कोई प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है तो 70 लैक्स तक की वैल्यू के क्लाइंट रेफरेंसेस उस वेंडर के पास होना चाहिए। तो कई बार इस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डाल दिए जाते हैं। और इसके बाद आता है आईएसओ सर्टिफिकेट। सो कई बार कंपनी ये भी डाल देती है कंपनी आईएसओ सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर सीएमआई 3, 4, 5 इस लेवल की कंपनी होनी चाहिए। तो इस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देख लेना है। इसके अलावा आपको ये भी देख लेना है कि इसमें आपका स्टार्टअप के लिए, एमएसएमई के लिए एग्जाम्पशंस है कि नहीं। सो कई गवर्नमेंट टेंडर्स में एग्जाम्पशंस होते हैं और खासकर वो टेंडर्स जो कि लगभग 2 या 3 करोड़ से के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टार्टअप्स के लिए एग्जाम्पशन हो जाता है। जब मैं एग्जाम्पशंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आपको एग्जाम्पशंस मिलते हैं। जैसे कि नॉर्मल कंपनी को 5 रेफरेंसेस देने हैं तो हो सकता है आपको 1 या 2 ही रेफरेंस देने पड़े, या फिर इसके अलावा जो आपको ईएमडी देनी है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ईएमडी जो आपको देनी होती है ये आपको
एग्जम्प्टेड हो जाती है, ये आपको नहीं देनी होती है। और इसके अलावा जब आप बिडिंग करते हैं और जो फाइनल कमर्शियल्स होता है तो वहां पे भी आपको रिवर्स ऑक्शन में काफी कुछ हेल्प मिल जाती है। तो आपको स्टार्टअप और एमएसएमई के एग्जाम्शन का भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट आपको काफी सपोर्ट कर रही है। चलिए इसको कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम समझ लेते हैं, की टर्मिनोलॉजी है जो हम समझ लेते हैं। पहला है ईएमडी, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये एक रिफंडेबल अमाउंट होती है जो कि आइडियली प्रोजेक्ट वैल्यू का 2% से 5% का होता है। तो यदि प्रोजेक्ट वैल्यू आपकी 1 लाख है तो आपका एक 2000 से लेके 5000 तक का आपका ईएमडी होगा। इसी तरह से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ईएमडी अमाउंट देख के टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी हो सकती है। सो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अक्सर बैंक गारंटी या फिर कई बार सीधे एनईएफटी के थ्रू भी करना पड़ता है। और बैंक गारंटी भी 2 होती है, फिजिकल बैंक गारंटी और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो इसके थ्रू आप ईएमडी अपनी सबमिट कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक गारंटी है आपकी साइड से गवर्नमेंट को कि आप एक सीरियस वेंडर हैं। और यदि आप किसी भी तरीके से टेंडर को बिड करने से पीछे भागते हैं या फिर आप टेंडर जीतने के बाद पीछे भागते हैं तो आपकी ये अमाउंट जो है रिटर्न नहीं मिलती है, गवर्नमेंट उसको सीज कर लेती है। सो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा होता है पीबीजी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। सो पीबीजी होती है जब आप टेंडर जीत जाते हैं तो उस टेंडर का, हर टेंडर में अलग अलग कंडीशन होती है, तो करीब 5% से लेकर 10% तक की टोटल अमाउंट ऑफ दैट टेंडर आपका एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रूप में रखा जाता है कि यदि आप ठीक तरीके से डिलीवर नहीं करेंगे तो आपका वो अमाउंट जो है जब्त हो सकता है, फॉरफिट हो सकता है। और इसके अलावा होता है एनडीए, सो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, आपको देख लेना है। कई आरएफपीस में उसका एक ड्राफ्ट रहता है, तो आप एक लीगल टीम के साथ उसको एक बार चेक करवा लें ताकि फ्यूचर में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा साइनिंग आप जरूर देख लें कि इसमें फिजिकल साइनिंग करना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक साइन करना है या फिर किस तरह के कहां साइन आपको करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स पे करना है। तो इस सिग्नेचर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जो कई बार लोग मिस कर जाते हैं। इसके अलावा होता है आपका आईपी, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला हुआ है कि आपको इंटीग्रिटी पैक, जो कि एक कई बार 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के स्टैम्प पेपर पे आपको लीगली साइन करना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि आप किसी भी तरीके से इस आरएफपी को, इस टेंडर को मैं गलत तरीके से नहीं जीतेंगे, इसमें आप रिश्वत वगैरह के जैसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक इंटीग्रिटी पैक्ट होता है। सो वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आप साइन कर लें। इसके अलावा आप प्री बिड देख लें, टेंडर देख आते ही कि आप इसकी प्री बिड क्या है। तो प्री बिड क्या होता है, जहां पे आपकी टेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, आप प्री बिड मीटिंग के एक दिन पहले या फिर उसी दिन बाय मेल उन्हें एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी को भेज सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अलावा जो आपकी प्री बिड मीटिंग होती है तो आपकी जो भी क्वेरी है उनको वो फेस टू फेस आपको एड्रेस करते हैं। तो प्री बिड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकती है। तो प्री बिड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कस्टमर को जानने के लिए, पहचानने के लिए। और इसके अलावा आपकी उस बिड में और कौन कौन से वेंडर्स इंटरेस्टेड हैं, आपको उसके बारे में भी काफी कुछ जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं तो टेंडर को प्रिपेयर कैसे करना है। तो टेंडर प्रिपरेशन मेजरली 2 पार्ट में होती है। पहला आपका होता है टेक्निकल बिड, दूसरा होता है कमर्शियल बिड। सो टेक्निकल बिड में आपका मोस्टली ये आता है कि आप प्रोजेक्ट को कैसे डिलीवर करेंगे, आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपके पास किस तरह के रिसोर्स रहेंगे। तो मोस्टली टेक्निकल रिलेटेड चीजें सारी आपकी टेंडर बिड में आती है। और दूसरा आता है कमर्शियल बिड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बिड ही रहते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक चीज नोटिस कर लेनी है कि आपके टेंडर, आपका जो टेक्निकल बिड है उसमें कहीं भी कमर्शियल मेंशन नहीं होना चाहिए। यदि आपने गलती कर दी है तो हो सकता है कि आपका जो बिड है वो कैंसिल हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती कई बार लोग कर देते हैं। और ये गवर्नमेंट का नॉर्म भी है कि किसी भी तरीके से आपका कमर्शियल जो बिड है उसका अमाउंट डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए आपके टेक्निकल बिड में, क्योंकि एज अ प्रोसेस पहले आपका टेक्निकल बिड खुलता है और टेक्निकल बिड खुलने के बाद आपको एक स्कोरिंग दी जाती है और उस स्कोरिंग में जब आप पास हो जाते हैं तभी आपका कमर्शियल बिड खुलता है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ की टर्म्स होते हैं टेक्निकल बिड करने के पहले, आपको वो भी जान लेना चाहिए। पहला होता है SOW, विच इज स्कोप ऑफ वर्क। तो आपको स्कोप ऑफ वर्क अच्छे समझ लेना है कि आपको क्या काम करना है। उसके बाद होता है BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो आपको कितना क्वांटिटी देना है, मतलब कितने लाइसेंसेस देने हैं या फिर कितने प्रोडक्ट का नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने देना है। इसके अलावा बीच बीच में प्री बिड मीटिंग के बाद एंटिटी जो है, गवर्नमेंट एंटिटी जो है, वो आपको कोरिएंडम रिलीज करती है। कोरिएंडम कुछ नहीं है, जो आरएफपी से रिलेटेड जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं वो अपनी वेबसाइट पे उसे रिलीज करते हैं। तो आपको कोरिएंडम ध्यान से देखते रहना चाहिए, क्योंकि प्री बिड मीटिंग के बाद भी कई बार टर्म एंड कंडीशंस टेंडर्स की चेंज हो जाती है, एलिजिबिलिटी भी कई बार चेंज हो जाती है। तो आपको कोरिएंडम्स को रेगुलरली चेक करते रहना है। कई बार डेट एक्सटेंड होती है, कई बड़ा टेंडर रहेगा तो उसमें हो सकता है 2 या 3 बार भी डेट, जो फाइनल सबमिशन डेट है वो
एक्सटेंड हो जाए, तो कोरिएंडम्स को आपको ठीक से ध्यान में रख लेना है। अच्छा, इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो आपको देख लेना है अपना टेक्निकल बिड सबमिट करने के पहले। जैसे कि सबसे बड़ा होता है लिक्विडिटी डैमेज। तो यदि आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ तरीके से गलती कर देते हैं तो वो बिजनेस एंटिटी जो है आपको किस तरीके से डैमेज पहुंचा सकती है, कैसे आपको पेनल्टी चार्ज कर सकती है, तो आपको वो एक चीज अच्छे से समझ लेनी है। इसके अलावा फोर्स मेजरमेंट्स भी होते हैं। यदि मान लीजिए कहीं पे नेचुरल प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे भूकंप आ गया, तो इस तरह की सिचुएशंस में हो सकता है कि आपका टेंडर कैंसिल हो जाए, तो इस तरह में आपको काफी कुछ लॉस हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन को अभी समझ, हालांकि इसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये टर्म वहां पे होता है और उस कंडीशन को आपको पहले से जान लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेमेंट शेड्यूल। तो किस तरह से गवर्नमेंट आपको पेमेंट देने वाली, तो हर टेंडर की एक पेमेंट शेड्यूल होता है कि वो पहला पेमेंट कब करेंगे, दूसरा पेमेंट कब करेंगे, तीसरा पेमेंट कब करेंगे, फाइनल पेमेंट कब करेंगे, पीवीजी कितने साल की होगी, पीवीजी के बाद आप पेमेंट आपको कब मिलेगा। तो ये पेमेंट शेड्यूल अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए कैश फ्लो की जरूरत पड़ेगी और पेमेंट शेड्यूल के थ्रू आपको अपना कैश फ्लो मेंटेन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई बड़ा टेंडर है ये, जहां पे आपको लगता है कि एक कंपनी अकेले एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है आपको पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर या कंसोर्टियम भी अलाउ करती है। तो उस कंडीशन में आप देख लें, जैसे कि कोई टेंडर है जहां पे 10 चीजें मांगी गई हैं, 5 आप दे सकते हैं, 5 कोई और पार्टनर आपका दे सकता है, तो उसे हम जॉइंट वेंचर या कंसोर्टियम बिड बोलते हैं। आप ऐसा करके भी बिड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अकेले ही बिड करना है, बस आप एक बार ये देख लें कि उस टेंडर में जॉइंट वेंचर या कंसोर्टियम अलाउड है या नहीं है, तो उस चीज को आप अच्छे से समझ लें। अच्छा, फाइनल स्टेज आती है आपके बिड सबमिशन की। तो बिड सबमिट करने के लिए आपके अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी हो सकते हैं। यदि ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे गवर्नमेंट का होता है जेम और या फिर सीपीपीपी, ये गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं जहां पे आप बिड सबमिट कर सकते हैं। हालांकि कई प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कि इस तरह की प्रोडक्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती हैं, तो कई बार वो खुद यूज करते हैं या फिर कंपनी अपनी खुद बना सकती है, जैसे कि एसबीआई है या फिर कुछ बैंक्स हैं जो कि अपने खुद अपने बिड सबमिशन के लिए उन्होंने खुद अपना पोर्टल बना रखा है। तो आप बिड सबमिशन की प्रोसेस अच्छे से समझ लें। यदि डिजिटल है और यदि ऑफलाइन है, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करके स्टैम्प करके 2 अलग अलग फाइल में रख के, कमर्शियल बिड और टेक्निकल बिड अलग अलग फाइल में रख के आपको उस कंपनी की ऑफिस में भेजना पड़ता है, वो भी एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर। तो आपको जो बिड सबमिशन प्रोसेस है वो ठीक से आप समझ लें। इसके अलावा सबमिशन होने के बाद आपका पहले टेक्निकल बिड खुलता है। टेक्निकल बिड में आपका यदि स्कोरिंग ठीक है तो कमर्शियल बिड खुलता है, और उसके बाद क्या होता है, कई बार टेंडर में एक टर्म होता है रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन कुछ नहीं, एक नेगोशिएशन होता है, लेकिन एक काफी सिस्टमेटिक नेगोशिएशन होता है, जो कि गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू ही होता है मोस्टली, जिसमें सारे वेंडर्स पार्टिसिपेट करते हैं और अपना लोएस्ट बिड आप वहां पे सबमिट करते हैं। तो इसका भी एक काफी डिटेल प्रोसीजर है, लेकिन आप इतना समझ लें कि गवर्नमेंट आपको एक चांस देती है वापस से अपने कमर्शियल्स को नेगोशिएट करके फाइनल कमर्शियल सबमिट करने का। तो आपको ये चीज समझ लेनी है कि इसमें रिवर्स ऑक्शन अलाउड है या नहीं। इसके अलावा फाइनल स्टेज आती है वर्क ऑर्डर। सो आपको जब एलिजिबल हो जाते हैं, आप जीत जाते हैं टेंडर, तो आपको फाइनल वर्क ऑर्डर आता है। इसमें एक चीज और होती है कि आपको ये देखना है कि इसकी स्कोरिंग वाइज आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो जैसा मैंने बताया कि टेक्निकल बिड का एक स्कोर होता है, उस स्कोर को पास करने के बाद आपका कमर्शियल बिड खुलता है, और इन दोनों को मिला के आपको एक स्कोर दिया जाता है। टेक्निकल बिड प्लस कमर्शियल बिड, आपका जो एक एवरेज स्कोर आता है, तो वो जो इस स्कोर में सबसे ज्यादा होता है, जैसे नॉर्मल भाषा में H1 बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आपको वर्क ऑर्डर रिलीज किया जाता है। जो टेक्निकल स्कोर इज T1, T2, T3 और कमर्शियल स्कोर L1, L2, L3 और फाइनल स्कोर इन दोनों का कॉम्बिनेशन H1, H2, H3। ये सारी तीनों टर्म से रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इस चीज को और समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे मैं इस तरह के टर्म्स के बारे में समझाते रहता हूं। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप इन टच।